ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं क्या? मतलब देखो टॉर्च जैसा ही क्वेश्चन है ये। tan थीटा आपको लिखना होगा और tan थीटा से देन आगे डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लेना होगा। ठीक है, आप ट्राई करोगे या मैं मतलब बताना स्टार्ट करूं? बोलो। सर ट्राई कर रही हूँ। अच्छा करो। तो देखिए मैंने थोड़ा हिंट आपके लिए लिख भी दिया है, वैसे अगर आप इसे इससे प्रोसीड कर पाए तो। तो देखो इसके बाद तो डिफरेंशिएट ही करना है ना, बोलो सर इसमें एक मिनट हाँ, होने ही वाला है बस। अच्छा बताना चाह रही हो, ठीक है, कैलकुलेट करो। और भी कोई जो कर चुका हो बता सकता है वैसे, अगर हुआ हो तो। सागर हुआ क्या तुमसे? सर 37 डिग्री का सेक क्या था? 5/4 ना? सेक मीन्स कॉस ना, और कॉस 4/5 होगा तो सेक हाँ 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 5। सर। ठीक है।
सर 250 मीटर पर सेकेंड। 250 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपन लोग देखते हैं जरा अभी। और ये तो मान लीजिए आपका आंसर है अनवी। अर्चिता, तुम आंसर नहीं दे रही हो भाई, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा नहीं सर, सॉल्व कर रहे हो, 1 मिनट। है? अच्छा ठीक है, तो करो भाई, जल्दी करो आप लोग। ओमकार, सिंधे, आप भी बता सकते हैं वैसे अगर कर चुके हो तो। सर 250। अच्छा, सर 1 मिनट, मेरा 625 कुछ आ रहा है। 625 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोई नहीं। आपने वेल ट्राइड, अगर गलत भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यार। देखो क्या है ना, अपन लोग ऐसा थोड़ी कि सारे क्वेश्चन सही करने के लिए पढ़ते हैं, तभी पढ़ते हैं या ट्राई करते हैं। अपन लोग ट्राई करते हैं, हो जाएगा। हाँ चलो सर, मेरा आंसर 500 कर दो सर। 500, ठीक है। अच्छा, जरा देखो इसमें कैसे करेंगे अपन लोग बेटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी टी इक्वल टू 100 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो अब dy बाई डी टी की प्लेस पे अपन को v लिखना है 100 सेक स्क्वायर 37 डिग्री, और डी थीटा बाई डी टी अपन को गिवन था 2 रेडियन, ठीक है। 100 सेक स्क्वायर 37, दैट मीन्स 5/4 होल स्क्वायर इंटू 2 हो गया, ठीक है। 100 5, ये हुआ 16, और 5 इंटू 5 हुआ 16 इंटू 2, ठीक है। तो जरा इसको कैंसिल करा दो, 8 हो गया, ठीक है ना। अब ये होगा, मान लो कि अपन लोग 4 से कैंसिल कराते हैं तो ये होगा 2 और ये रहेगा 25। आंसर हो गया 625 डिवाइडेड बाई 2। आप लोगों ने कहाँ गलती कर दी है? सर स्क्वायर नहीं सर लिया। सर सेक 12 37 की के वैल्यू बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं किया मैंने। अरे चलिए, अच्छा ठीक है, वेल ट्राइड, कोई दिक्कत नहीं। सर 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, हाँ सर, हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये मान लीजिए आपका, अब देखिए ये जनरल कांस्टेंट अब आपको समझ आ गया कि इसमें कुछ अपन को लिखना होता है, कोई ज्योमेट्री की हेल्प से या फिर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कोई एक इक्वेशन डिफरेंशिएट करना होता है। तो जनरल कांस्टेंट, इसके बाद अपन लोगों ने इससे पहले जो सीखा था टेंशन की हेल्प से वेलोसिटीज कैलकुलेट करना या फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, उसको अपन लोग बोलते हैं टेंशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो जो पिछली क्लास में अपन लोगों ने सीखा था उसको बोलते हैं टेंशन कांस्टेंट, ठीक है। समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू 0, या फिर इसी को बोलते हैं समेशन ऑफ टी डॉट वेलोसिटी इक्वल टू 0 फॉर अ सिस्टम, ठीक है। थोड़े से कुछ और मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे उसमें मैंने थोड़ा प्लेन क्वेश्चन आपको कराया था इससे पहले। अभी थोड़ा सा एंगल वेंगल पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसे होते हैं उसको जरा सीखना। दरअसल देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मान लो अपन के पास एक मास है और इसके साथ स्ट्रिंग एक अटैच है, और दूसरा मास कुछ ऐसा है नीचे जा रहा है, ठीक है। ये एंगल कुछ गिवन आपको थीटा थीटा, ठीक। आपसे बोला गया कि इसकी वेलोसिटी अगर v1 हो तो इसकी वेलोसिटी v2 क्या होगी, दैट मींस v1 एंड v2 का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो जरा देखो इसको कैसे करते हैं। अपन लोग बोलेंगे कि स्ट्रिंग एक है तो यहाँ पे टेंशन अपवर्ड होगा, इसमें टेंशन इस साइड में होगा, ठीक है ना।
आपको क्या लिखना है वैसे, टी डॉट वी। तो जरा बताओ यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी, इसके बीच में एंगल आपको दिखेगा थीटा, ये दिखेगा ना, टेंशन एंड वेलोसिटी इनके बीच का एंगल दिखेगा थीटा। तो जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे तो डॉट प्रोडक्ट में आप बोलोगे टी वी वन कॉस थीटा। ये बात करेक्ट है क्या, बोलो भाई, ये चीज समझ हाँ आई सर। आपको। टेंशन एंड वेलोसिटी इनके बीच का एंगल जो होगा थीटा अगर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जो आप लोगे तो लिखोगे टी वी वन कॉस थीटा, और ये इसके लिए जरा देखो क्या लिखोगे, माइनस टी वी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी तो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, आप कहोगे वी वन कॉस थीटा इक्वल टू वी टू होगा। यही रिलेशन है, करेक्ट है क्या? सर क्या आप एक बार स्टार्टिंग से समझा सकते हो? अरे जैसे देखो अपन लोग क्या इसमें करते थे, टी डॉट वी का समेशन सिस्टम के लिए जीरो लेते थे, या टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का समेशन सिस्टम के लिए जीरो लेते थे। अभी जब तुम इस वाले मास का एफ बी डी देखोगी तो इसमें जरा देखो, टी वन टी इस तरफ होगा और वेलोसिटी वी वन इधर है ना, एंगल कितना है थीटा। तो इसमें जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो क्या लोगे तुम, टी वी वन कॉस थीटा। ये बात समझ आई? हाँ सर। और इस वाले मास के लिए अपन का टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में और वेलोसिटी v2 है, तो इसके लिए लिखोगे माइनस टी वी टू। ठीक है, तो इसी को अपन को लिखना था, टी वी वन कॉस हाँ थीटा सर, समझा माइनस टी सर। इक्वल टू जीरो। क्या नोट हो गया है बेटा? एक मिनट सर। अच्छा ठीक। डन सर। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखो। कुछ ऐसा होगा, मान लो एक कोई रॉड है ना? इस रॉड में एक इस रिंग है ये, ठीक है ना, ऐसा करके, ठीक। उस रिंग से फिर स्ट्रिंग को टाइट करके इस तरफ एक मास को हैंग करा दिया गया, ठीक। तो अगर इसकी वेलोसिटी v1 हो और इसकी वेलोसिटी v2 हो, एंगल मान लो स्ट्रिंग का अभी थीटा है ऐसा बता दिया गया, तो आपको ये बताना है कि इसमें रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 क्या होगा। निकल जाएगा बेटा, बोलो। ये तो आसान दिख रहा है, निकल जाना चाहिए आपसे। हो जाएगा। करिए। सर वही आएगा ना, v1 cos थीटा इज इक्वल टू। करेक्ट है, v1 cos थीटा इक्वल टू v2, इसमें भी आंसर सेम है। हाँ सर सेम है। टी वी वन कॉस थीटा माइनस टी वी टू इक्वल टू जीरो। तो टेंशन तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, वी वन कॉस थीटा इक्वल टू वी टू आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो।
अब जरा देखो इसमें आपको वेलोसिटी v1 एंड v2 इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अगर ये वाला मास v1 से और ये वाला मास v2 से मूव कर रहा हो तो, ठीक। हाँ सर। सर V2 ढूंढना है ना? v1 एंड v2 का रिलेशन ही बताना आपको। सर v2 ही V1 निकाल- cos हाँ बोलिए। सर V1 cos थीटा 1 इज इक्वल टू V2 cos थीटा 2। वेरी गुड, यही है बेटा, करेक्ट है। बेसिकली इसमें देखो बेटा क्या होगा, इससे t और v1 एंगल अपन के पास है आपका, मतलब θ1, तो आप कहोगे tv1 cos θ1। बट इधर देखो जरा जरा वेलोसिटी इस तरफ है बट टेंशन अपोजिट है, इसका मतलब माइनस आएगा इसमें, tv2 cos θ2 इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर आ गया v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2। क्या ये बात करेक्ट है, समझ आई आप लोगों को? हाँ सर। हाँ ठीक। नोट कर चुके बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो ठीक बात है। अब टेंशन कांस्टेंट वाले जो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे और अभी जो क्वेश्चन कराए अब कंप्लीट हो गया, इससे मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक आता है नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। इसको वेज कांस्टेंट भी बुलाएंगे, मतलब इसमें क्वेश्चन में कोई एक वेज भी रहेगा, है ना। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन रहते हैं, पहले क्वेश्चन का नेचर समझा जाए और फिर कैसे निकालते हैं वो समझा जाए। जैसे इसमें रहेगा कोई एक रॉड है, मान लो ऐसा, ठीक है। और ये गाइडेड रॉड है, मतलब ये आएगा नीचे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। मतलब ये आएगा तो नीचे की साइड आएगा, मान लो V1 से आ रहा है और इस तरफ एक वेज है ना। और आप ऐसा समझो कि जब ये नीचे आएगा तो इसको इस तरफ जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो अपन को बताना होता है कि भाई इसमें V1 एंड V2 में क्या रिलेशन है, एंगल मान लीजिए ये कुछ थीटा गिवन होगा तो, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2 ये क्या है, ठीक। सर ये ऊपर वाला क्या बनाया आपने V1 वाला? V1 वाला क्या कह रहे हो? सर वो बनाया क्या है? अच्छा ये रॉड है, ये रॉड है कोई ऐसा कुछ, मतलब डायग्राम आपको समझ आ रहा है कि ऐसा कोई रॉड हो, उसकी जो बॉटम सरफेस हो वो ऐसी हो और यहाँ पे कोई वेज हो, ठीक है ना। तो अगर ये रॉड नीचे आएगा तो ये वेज आगे की तरफ मतलब राइट साइड में आगे मूव करेगा, ऐसा आपको तो समझ आ रहा होगा कि होगा शायद ना। हाँ सर। तो अपन को V1 एंड V2 का रिलेशन बताना है, ठीक है। अब जरा देखो क्या इसमें करते हैं अपन लोग बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन
the velocities, बल्कि ऐसा लिख देते हैं, the component of velocities of both bodies will be equal। ठीक है, मतलब देखो इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा अपन को, इसमें ढूंढना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन, ठीक है ना, और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में वेलोसिटीज के कंपोनेंट जो होंगे उनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं एक एक करके बॉडी बनाता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे मान लो मैंने रॉड बनाया, तो रॉड की वेलोसिटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा ना, ये सिखाया वैसे मैंने आपको, बोलो बताओ भाई। सर क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि अगर रॉड की सरफेस ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा बनेगा, ये समझ आया? हाँ सर। हाँ ठीक है, अच्छा इसमें जब एंगल ढूंढोगे ना बेटा, तो ये थीटा आएगा। हाँ, ये भी क्या आएगा? थीटा आएगा। अभी मैं बता देता हूँ कि वो कैसे आ रहा होगा। ठीक है, तो V1 का नॉर्मल रिएक्शन के एलोंग कंपोनेंट क्या आएगा इधर, तो आप कहोगे V1 cos थीटा। बात समझ आई क्या भाई? थीटा एंगल पे कंपोनेंट वो तो cos थीटा ही होता है। अब फिर क्या करेंगे अपन लोग, इस जो वेज है इसका भी एफबीडी थोड़ा सोचेंगे, और इसकी वेलोसिटी तो इस साइड में V2 है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन एक्चुअली में ये है। ठीक ना, तो अपन लोग जरा ये एंगल कहीं से फाइंड आउट कर लें। तो जरा देखो, अगर ये थीटा होगा तो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, नहीं थीटा होगा। ठीक है, ये वाला क्या आएगा? थीटा आएगा। तो इस साइड वाला क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? V2 का कंपोनेंट जो कि इस तरफ होगा, आप कहोगे V2 cos 90 माइनस थीटा लिखना चाहिए। दैट मीन्स V2 sin थीटा हो गया। ये cos 90 माइनस थीटा आपको सिखाया मैंने, ये sin थीटा होता है। अपन लोग फिर बोलेंगे इसका कि मतलब नॉर्मल, हाँ बेटा, अब अपन लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी V2 sin थीटा, और यहाँ से देखा तो V1 sin cos थीटा है। दैट मीन्स V1 cos थीटा इक्वल टू V2 sin थीटा होगा। अब कोई कंफ्यूजन हो आप पूछिए एक बार को। सर वो थीटा 90 माइनस थीटा कैसे किया, वो एक बार बता दो। अरे ये बताओ ना यार, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, हाँ सर। तो अगर इस इधर थीटा दिखेगा तो ये भी थीटा दिखेगा ना। हाँ सर। तो अब टोटल एंगल, क्योंकि इसको देखोगे अगर ये वाला, तो वो तो 90 है, तो इस तरफ वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो जरा इसको नोट कर लीजिए। डन सर। ठीक, 1 मिनट सर। नोट करिए, नोट करिए। हाँ सर हुआ। नोट कर लिया? ठीक है, हाँ सर। ओमकार तुम्हें कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। अच्छा, तो तुम्हारे दो दो डिवाइस चल रहे हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक बात है, आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम ले लिया है ना, कि जो नया बच्चा था बेचारा वो फ्रस्ट्रेट होके भाग गया। उसको लगा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है ना।
अच्छा चलो, अब हालांकि इस मोमेंट पे आके इस वाले बैच में तो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। आप लोगों को खुद फील होता है कि अगर कोई न्यू इंट्रेंट आ जाए इसमें तो वो समझ पाएगा? हाँ? मतलब बहुत मुश्किल है यार। आप इस मोमेंट पे समझना तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। या तो बेसिक अच्छा हो आपका तभी आप सीख सकते हो, अदरवाइज तो यार आपका मतलब सर्वाइवल मुश्किल है। चल एक दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ। मान लो ये रॉड जो ना ऐसी हो, ठीक, इधर से गाइडेड हो ऐसा, और ये रॉड इस तरफ v1 वेलोसिटी से आ रही हो और इधर v2 वेलोसिटी से मान लो ये वेज जा रहा हो, एंगल है थीटा, आपको v1 एंड v2 का रिलेशन बताना है कि क्या आएगा। रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। तो क्या ऐसा लग रहा है कि v1 का कंपोनेंट तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हाँ नॉर्मल सर। लॉन्ग होगा, सिर्फ हाँ v2 का कंपोनेंट देखना है। v2 का कंपोनेंट देख लीजिए और आंसर निकाल के बता दीजिए क्या आएगा। सर v1 is equals to v2 sin theta। करेक्ट है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा क्या आ रहा है बेटा? अर्चिता? हाँ सर, एक मिनट। नहीं हुआ अभी? अनवी, सालवी, आप बताओ। वही आया v1 equals to v1 इक्वल टू, v2 sin theta। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड, हाँ सर, अब आया। करेक्ट। v1 इक्वल टू v2 साइन थीटा। एक्चुअली में देखो ना, बस सिर्फ इसी का तो निकालना था आपको। अगर ये एंगल थीटा दिखेगा तो आप कहोगे ये थीटा है। आपको इस तरफ का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। मैं आपको बताऊं ना, देखो हर बार ऐसा होगा, अगर ये वेलोसिटी v2 है तो इधर साइन थीटा ही आ जाएगा, है ना। आप इसे चाहो याद रख सकते हो, मतलब है ना, ढूंढने पे, क्योंकि एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा, तो v2 का cos 90 माइनस थीटा लिखोगे, v2 साइन थीटा आएगा। तो क्या आ गया, v1 इक्वल टू v2 साइन थीटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा आप समझिएगा इसको। एक वॉल है इधर, ये वॉल है, यहाँ पे एक स्फीयर है ऐसा करके, ठीक है, और एक वेज है इधर ऐसा। स्फीयर देखिए, अगर डाउनवर्ड v1 वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो और ये v2 वेलोसिटी से आगे जा रहा हो, तो अपन को v1 एंड v2 का रिलेशन बताना है। हम्म? करो।
सर v1 cos थीटा plus v1 sin थीटा is equal to v2 cos सर v2 sin बेटा कौन बोल रहा है यार, तुम्हारी आवाज तो एकदम नहीं आ रही यार। सर v1 cos थीटा plus v2 v1 sin थीटा is equal to v2 sin ओमकार तुमने कौन सी डिवाइस लगा ली है यार? पता नहीं, तुम्हारी तुम्हारी जो सर। वॉइस है ना। हाँ बोलो। सर मेरा नॉर्मल वन जो वॉल वाला है उसका वो नहीं समझ रहा मुझे, क्या आएगा वहां पे थीटा। अच्छा ठीक है, इस साइड तो v2 sin थीटा ही होगा ना। हाँ सर। है आंसर वैसे यही, v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। देखो इसको ऐसे कर लिया करो ना, जैसे ऐसा देखो, नॉर्मल रिएक्शन मतलब इधर, ये यही नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है ना। सर बट एक और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना वॉल के वहां से। अरे नहीं, तो उसकी अपन को कहाँ जरूरत है, उसको क्या क्यों बनाएंगे अपन। अच्छा सर, मैं वो निकालने बैठ रही ये थी। कॉमन नॉर्मल ना, जो कॉमन नॉर्मल है वो बस, समझी? ठीक है, मतलब जो हाँ सरफेस के सर बीच समझा। लगने वाला है, कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जो नॉर्मल आएगा वहां पे, बाकी तो और कितने नॉर्मल लग रहे हैं उससे क्या अपन को मतलब। ठीक है, तो जैसे देखो अगर ये थीटा है ना, चलो मैं थोड़ा सा और ठीक ठीक बनाऊं। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एंगल थीटा है, तो इधर 90 माइनस थीटा होगा, ये इस साइड भी 90 माइनस थीटा होगा, फिर वापस ये थीटा बन जाएगा। ये समझ आया? हाँ सर समझा। तो v1 का जो इस साइड आएगा वो आ जाएगा आपका v1 cos थीटा, और यार इस v2 का तो पता है इधर क्या आ जाता है, v2 sin थीटा आ जाता है। तो v1 cos थीटा इक्वल टू v2 sin थीटा। ठीक, हाँ सर। सभी लोग कंफर्टेबल है ना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को वो पूछ ले। प्रांजल तुम बताओ। अरे तुम्हारा भी आवाज वैसा ही है यार। ठीक है, मतलब किसी को पूछना तो नहीं है, पूछना हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज अगर समझ आ चुका तो अच्छी बात है। ऐसा मैं जूम कर रहा हूं कि आपको नहीं पूछना है। ठीक बात है, तो चलिए ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट, इसके ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक ठीक बात है, तो ये भी हो गया आपका। सर मतलब कोई भी केस हो नॉर्मल रिएक्शन का, उसमें कॉमन नॉर्मल रिएक्शन को ही देखना है। हाँ, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखने हैं। ठीक है, सर पेपर में इसको मतलब वैल्यू निकालने को आएगा ना v2 की या v1। हाँ v2 या v1 की वैल्यू निकालने को आ सकती है। अब जरा देखो इसमें ना, जैसे मान लो ये तो रिलेशन हो गया, इसके बाद अपन का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने को बोल दे। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन हो सकता है। देखो कांस्टेंट तो अब समझ आ गए ना आपको, मतलब जो जनरल कांस्टेंट था, फिर टेंशन कांस्टेंट था, और नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट, ये तीन कांस्टेंट से अपने सारे क्वेश्चन जो कि पूछे जाने वाले हैं वो कवर हो जाते हैं। अब बेसिकली इसमें मान लो कुछ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करवाने का क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ। अपन को मान लो दे दिया गया कि भाई मेरे पास एक पुल्ली है, एक इधर भी एक पुल्ली है, और यहाँ पे मास है 2 kg का, और इस तरफ मास है मान लीजिए 1 kg का। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन a1 इसकी क्या वैल्यू होगी, और इसका एक्सेलरेशन a2 इसकी क्या वैल्यू होगी, a1 एंड a2 अपन को कैलकुलेट करना हो सपोज। ठीक है, रिलेशन तो अभी निकालना अपन लोग सीख गए कि a1 a2 के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, बट एक्चुअली में वैल्यू ही इनकी कितनी आएगी वो अपन को निकालना है। ठीक, तो चलो सिखाता हूँ मैं। सर ये आपने बताया है टेंशन का निकालना है।
नहीं तो खाली मैंने टेंशन बताया होगा ना, टेंशन कैलकुलेट करता, मतलब टेंशन की हेल्प से एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना बताया होगा। एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर निकलवाया है, कोई क्वेश्चन किया करवाया था क्या मैंने? अगर करवाया है तो अपने से ही तब करके बताओ मेरे को, फिर करके बताओ आंसर क्या है इसका। कर लो, मान लो एक नया क्वेश्चन आपके लिए, फिर करके बताओ, ठीक है। सर हमने वेलोसिटी और टेंशन निकाली है ऐसे क्वेश्चंस में। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला था। नहीं सर निकाला है शायद, मैं देखती हूँ। ठीक है चलो। सर आपने पिछले एग्जाम्पल मतलब मास नहीं दिया था, एक साइड का वेलोसिटी दी थी, दूसरी निकालनी थी, ऐसा था। सर हाँ सर, A1 और is equal to A2. क्या बेटा A1 कितना आएगा? सर 2A1 is equal to A2. वैल्यूज नहीं आया एग्जैक्ट बट रिलेशन आया। हाँ करेक्ट है, ये 2A1 इक्वल टू A2। तो सर यहाँ पे मतलब मास का कुछ यूज नहीं है ना बेटा? सर आपने हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन करवाया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम? हाँ सर। अच्छा अब चलो फिर देखो। तो आंसर बताओ फिर, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन कराया तो। सर ऐसा नहीं है, आपने मास नहीं दिया था। चलो ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम, तो कांस्टेंट इक्वेशन से रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब कैसे? तो 2ta1 ये पॉजिटिव रहेगा ना, और माइनस ta2 ये आपका नेगेटिव, ठीक ना, इक्वल टू 0 कर लेंगे। 2a1 इक्वल टू a2 आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक। अभी अब हम लोग देन इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे ये सपोज 2t इस पे टेंशन लग रहा है, इसका वेट 1g डाउनवर्ड लगेगा और एक्सेलरेशन इसका a1 अपवर्ड। इक्वेशन क्या लिखोगे? तो लिखोगे ना 2t माइनस जी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। देन क्या करना, यहाँ पे इसका एफबीडी बनाना 2 kg वाले का, और क्योंकि इस पे टेंशन अपवर्ड है और एंड 2g ये डाउनवर्ड वेट होगा और इसका एक्सेलरेशन a2 डाउनवर्ड है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 2g माइनस टी इक्वल टू 2a2, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो अपन को इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके a1 a2 एंड t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समझे? हाँ सर। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लो। जैसे यहाँ से तुम क्या करना, सेकेंड इक्वेशन से a1 की वैल्यू निकाल लेना। तो a1 की वैल्यू ठीक है, ये तो 2t माइनस जी आएगा। इस वाले में से a2 की वैल्यू निकाल लेना। तो a2 की क्या वैल्यू आएगी, g माइनस टी बाई टू, यही आएगा ना। देखो 2 से डिवीजन करा होगा इस साइड में, तो क्या आ जाएगा g माइनस टी बाई टू। और ये दोनों ही वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लेके इसमें लेके रख देना। तो 2 टाइम्स a1 है ना, a1 दैट मींस 2t माइनस जी इक्वल टू a2 मतलब g माइनस टी बाई टू। तो 4t माइनस 2g इक्वल टू g माइनस टी बाई टू होगा, ठीक।
थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4t प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 3g होगा, और देन कितना 9t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3g। t की वैल्यू आ जाएगी 6g डिवाइडेड बाई 9, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं 2g बाई 3 न्यूटन आ गया। तो जैसे ही टेंशन आया, अब अपन लोग एक एक इक्वेशन में डालते चले जाएंगे, a1 निकल आएगा और a2 निकल आएगा। तो a1 की वैल्यू क्या थी? a1 की वैल्यू थी 2t माइनस g। अपन के पास 2 टाइम्स t मतलब 2g बाई 3 है, माइनस g, तो 4g बाई 3 माइनस g। आपके पास आंसर a1 का होगा g बाई 3। और जैसे ही a1 निकला, हाँ, a2 की वैल्यू 2a1 है, हाँ, वैल्यू रख दो, ये 2g डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो a1 आ गया आपके पास, a2 आ गया आपके पास, ठीक है, t आ गया आपके पास। क्या क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर clear। ऐसा नहीं करवाया रहा होगा ना मैंने? नहीं सर। सर ये A1 बता दो। a1 ये यहाँ से बेटा देखो, a1 की वैल्यू निकाले थे ना, 2g माइनस 3, 2t माइनस c, तो t तो अपन के पास आ गया, उसी में रख दिया मैंने। हाँ सर। ठीक है, डन सर। ओके। सबने नोट कर लिया क्या बेटा? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो इक्वेशन अपने से कर लो, है ना? मान लो एक तो मैंने कर लिया, इक्वेशन अपने से कर लो, जो टेक्निक मैंने बताई है कुछ वैसे ही सॉल्व करके। मान लो एक मास इधर है और दूसरा मास इस साइड में है, ये फिक्स है इस साइड में। मान लो ये 2 kg का है और ये आपका 1 kg का है। अपन को बताना है इसमें एक्सेलरेशन a1 क्या आएगा और इसका एक्सेलरेशन a2 क्या आएगा, ठीक है?
सॉरी। A1 और A2 का रिलेशन बताओ। A1 is equal to 2A2. करेक्ट है। देन A1 की वैल्यू बताओ भाई, आगे आगे करोगे तुम लोग। जैसे t यहाँ पे अगर है तो अपन लोग बोलेंगे फिर तो t इधर भी होगा, t इधर भी होगा और इसमें 2t होगा। ठीक है, प्रोसीड कैसे करें। अपन लोग बोलेंगे ta1 ये पॉजिटिव होगा, इसके लिए होगा -2ta2 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 इक्वल टू 2a2 आ गया, तो ये तो हुआ अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक ना, कांस्टेंट रिलेशन जो बना वो ये बना। देन अपन को क्या करना होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ इसके लिए लिखेंगे। तो जरा देखो, जब 1 kg का एफबीडी बनाओगे तो इसमें तो सिर्फ टेंशन टी ही होगा, है ना, और एक्सेलरेशन क्या है a1। तो आप क्या इक्वेशन लिखोगे, t इक्वल टू 1a1, ये सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी में ये हुआ मान लो 2 kg, तो इसका 2g डाउनवर्ड होगा और इस पे टेंशन 2t अपवर्ड है ना, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है a2 का। इक्वेशन अपन को क्या लिखनी पड़ेगी, 2g माइनस 2t इक्वल टू 2 टाइम्स a2। ठीक है, तो अभी क्या करो, 2 देखो थ्रू आउट आप कैंसिल करा सकते हो, तो g माइनस टी इक्वल टू अपन के पास आ गया a2। ये मान लो थर्ड इक्वेशन है।
ठीक, अब सॉल्व कैसे करें? तो इसका मैंने टेक्निक आपको बताया था कि A1 की वैल्यू निकालो t के टर्म में, A2 की वैल्यू निकालो t के टर्म में और ले चल के अपने इस वाली इक्वेशन में रख दो। जैसे A1 इक्वल टू 2A2 है, तो यहाँ रखो A1 की क्या वैल्यू है? देखो t दिख रही है आपको, तो t रख दो। A2 की क्या वैल्यू दिख रही है? तो ये दिख रही है g माइनस टी, रख दो इधर। सॉल्व करो जरा, t इक्वल टू 2g माइनस 2t, तो अपन के पास आ गया 3t इक्वल टू 2g। t की वैल्यू आ गई आपके पास 2g डिवाइडेड बाई 3। चलिए ठीक है, टेंशन आ गया। A1 की वैल्यू आप कहोगे वो तो t के इक्वल दिख रही थी, ये भी आंसर है 2g डिवाइडेड बाई 3। A2 क्या होगा? तो अपन लोग बोलेंगे A2 यहां से देखा जाए तो A1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ठीक बात है, A1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, g बाई 3 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए आपके सारे आंसर आ गए। हाँ सर। ठीक है, तो कितने लोगों के आंसर करेक्ट निकले थे? मेरा नहीं सर। नहीं निकला था करेक्ट? अच्छा, नहीं। अर्चिता नहीं सर। आपका? अच्छा अच्छा, सर आपने A1 2G डिवाइड बाय 3 डायरेक्टली कैसे निकाला? अरे ये यहाँ से देखो ना, हाँ सर। हम्म, ठीक, नोट हो गया ना? हाँ सर। अच्छा चलिए, देन इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन, ये स्फीयर वाला इक्वेशन आपको करवा देते हैं। हाँ, जैसे जिसका कांस्टेंट रिलेशन आपको सिखाया था, ये स्फीयर है ना, और यहाँ पे मान लो एक वेज है अपन के पास, एंगल ये 37 डिग्री का है। अब स्फीयर का मास है मान लो 2 kg और इसका मास भी मान लो 2 kg है वेज का। तो अपन को इसमें बताना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसकी क्या वैल्यू होगी, और इसका एक्सेलरेशन अगर A2 है तो A1 और A2 की वैल्यू जब की बार क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन लोग नॉर्मल कांस्टेंट से एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। वो आपको सिखा दिया मैंने, तो उसमें देखो क्या निकला था, वो निकला था यही ना, A1 cos थीटा इक्वल टू A2 sin थीटा, बोलो। हाँ तो लिख लो A1 cos 37 है ना इक्वल टू A2 sin 37 होगा, है ना। वैल्यू डाल दो, A1 cos 37 4/5 होता है और sin 37 कितना होता है 3/5। तो अपन के पास आ गया 4A1 इक्वल टू 3A2। ठीक है, पहली इक्वेशन छोड़ दो ऐसे। ठीक है, फिर अपन लोग FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्फीयर का अगर मैं बनाने चलूंगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर से कोई एक नॉर्मल रिएक्शन N1 आएगा, ठीक ना, छोड़ दो उसे। इस साइड से नॉर्मल रिएक्शन कोई N2 आएगा, यही ना। और एंगल ढूंढने चलेंगे तो ये वाली वैल्यू बेटा, एंगल ये 37 डिग्री बताया था आपको कि ये 37 डिग्री आता है, ठीक है ना, जो थीटा यहाँ नीचे होता है वही वाला इधर आता है। हाँ सर। तो इसका एक्सेलरेशन है A1, है ना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg भी होगा, भाई mg भी डाउनवर्ड ही होगा ना, मतलब 2g होगा। तो अभी जरा देखो इस N2 का जब कंपोनेंट निकालने जाएंगे
तो एक कंपोनेंट इस साइड आएगा जो कि n2 sin 37 होगा, और एक कंपोनेंट इस साइड में होगा जो n2 का cos 37 होगा। तो अब अपन लोग न्यूटन सेकेंड लॉ इस डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, 2g माइनस n2 cos 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2a1। ये मेरे को थोड़ा बताओ, ये समझ आया आपको? नहीं मतलब क्या नहीं, फिर बताओ, मैं बताऊं? चलो, मेरे को ऐसा लग रहा है एफबीडी में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या है ना। देखो, नहीं सर, एवरीडी समझा, आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो। अरे ये वाला, ये तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, तो 2g डाउनवर्ड है, n2 अपवर्ड है, तो क्या लिखोगे? 2g माइनस n2 cos 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है सर, समझा। ठीक है, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ही तो अप्लाई करना होता है इसके बाद। ठीक, सर मुझको एफबीडी बताओ ना जैसे कि। देखो ये n2 है, ये एंगल 37 है ना, तो बताओ इस n2 का इधर क्या आएगा? n2 cos 37 ना, हाँ सर। और इस तरफ आएगा n2 का sin 37। ठीक, mg डाउनवर्ड होगा 2g, है ना, और डाउनवर्ड में ही एक्सेलरेशन आएगा a1 जिसे अपन लोगों ने अज्यूम किया था। ठीक है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन है बट मेरे को जरूरत ही नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, मैं सिर्फ बोलूंगा कि जरा y डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो, तो आप कहोगे 2g डाउनवर्ड है और n2 cos 37 अपवर्ड है, तो आ जाएगा 2g माइनस n2 cos 37 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लिखना था अपन को। हाँ सर, समझा। और देन इसके बाद क्या करेंगे अपन? वेज का एफबीडी बनाएंगे। तो वेज के एफबीडी में देखो, इस तरफ आएगा n2, ये एंगल 37 है, इस n2 का हॉरिजॉन्टल जरा कंपोनेंट देखते हैं। तो जैसे ये देखो एंगल 37 होगा, तो और ये 90 होगा, तो ये 53 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, अच्छा जरा देखो, अगर इस साइड में n2 है तो n2 का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा n2 cos 53, और डाउनवर्ड में आएगा n2 का sin 53। बट मेरे को उस डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरे को इंटरेस्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पे तो सिर्फ एक फोर्स है n2 cos 53 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे अपन लोग 2 टाइम्स a2। ये बनेगी आपकी थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन। ये बताओ, ये समझ आया? सर एक बार बताओ। अच्छा बताओ, ये n2 इधर होगा, ये तो आपको समझ आ रहा है ना? ये हाँ सर। एंगल 53 डिग्री आएगा, यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। अब जैसे n2 का इधर का कंपोनेंट n2 cos 53 और दूसरा कंपोनेंट, देखो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका आपको सिखाया था मैंने। आप क्या किया करो ना, जिसके पास थीटा है उसको बोल दो कि उधर cos कंपोनेंट जाएगा, और जिसके पास थीटा नहीं होता, सपोज अब देखो एक कंपोनेंट ये होता है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर में जिसके पास थीटा नहीं है, मतलब इसमें थीटा अपन लोग नहीं लिखे हुए हैं, तो इसको साइन बोल देंगे। ठीक है, तो अपन लोगों ने फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल लिए। ठीक है, अब जरा देखो, दरअसल इस वेज पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स दिख रहा है, वो है n2 cos 53, और तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। ठीक है, सर यहाँ पे मास नहीं लिखा आपने। मास तो 2 kg ना बेटा। हाँ सर, मतलब इस पे प्लस नहीं किया है एंड उस डायरेक्शन में। ना वो डायरेक्शन, वो तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल हाँ वाला सर। क्या? ठीक है, हॉरिजॉन्टल का फोर्स सिर्फ देख रहा है। तो बस ये 3 इक्वेशन आ गई, इन्हीं को सॉल्व कर देना अपन को। तो क्या करो, इसमें भी आसान आसान काम यही कि a1 की वैल्यू निकाल लो, यह आ जाएगा g माइनस n2 बाई 2 cos 37,
और यहाँ से निकाल लेना a2 की वैल्यू, तो n2 डिवाइडेड बाई 2 cos 53, और इसको लेके रख लेना फर्स्ट वाली इक्वेशन में, दोनों ही वैल्यू को रख लेना फर्स्ट वाली इक्वेशन में। मतलब 4a1 इक्वल टू 3a2 अगर है तो 4 टाइम्स a1 की वैल्यू अपन के पास दिख रही है g माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2 cos 37 इक्वल टू 3 टाइम्स n2 डिवाइडेड बाई 2 cos 53। ठीक, सॉल्विंग ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। देखो n2 हुआ, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू 3 टाइम्स n2 डिवाइडेड बाई 2, और ये cos 53 3/5 होता है। बस इसी को सॉल्व करके n2 की पहले वैल्यू निकाल दो, n2 जैसा निकलेगा आप किसी एक में रखना, a2 निकलेगा, a2 जब निकल आएगा इस वाले में रखना, a1 निकल आएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करो और आंसर बताओ n2 क्या आएगा, और कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो वो भी आप पूछ लो। सर 40g/13। n2 की वैल्यू आ रही है 40g/13, ऐसा बताओ, यही बोल रही हो? यस सर। ठीक है, और भी लोग, आप थोड़ा आप लोग वेरीफाई करके बता दो क्या आंसर यही है। सुमन, अभी तुम बोल पाओगे? अभी नहीं बोल पाओगे?
अरे भाई आप लोग बैठे ही रहोगे क्या यार? मैं सॉल्व करूं? हाँ सर, नहीं निकला है। अरे यार देखो, इतना कंफर्टेबल तो है इसमें, कहाँ प्रॉब्लम है ज्यादा। देखो क्या है, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 4g माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, इक्वल टू, इस तरफ मल्टीप्लाई करो, 9 डिवाइडेड बाई 10, 4g दूसरी साइड लेके जाओ, 16 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 10, ऐड कर दो, 25 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू हो गया 4g। n2 की वैल्यू आ गई आपके पास 40g डिवाइडेड बाई 25। बेटा 13 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? पहले मतलब ब्रैकेट में ही ये किया, g माइनस 4n2/10 किया था। अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, चलो कुछ थोड़ा सा आपने रॉन्ग कर दिया होगा। n2 आ गया अपन के पास, और जैसे ही n2 आया, इस वाले में मान लो मैं इस वाली इक्वेशन रख देता हूँ, तो मेरे पास a2 आ जाएगा। और ये है n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 53। ये सारी वैल्यू अपन के पास है ना। मतलब इसको रखो 40g डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2, और कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी? ये होता है आपका 3/5, ठीक है। तो अभी देखो, ये मान लो 10 है, 0 को कटा दो, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू जी, a2 आ गया। और देन किसी एक इक्वेशन में जाके रख देना, इसमें a1 आ जाएगा, मतलब 4a1 इक्वल टू 3a2 है। तो आप ऐसा कह सकते हो a1 इक्वल टू 3/4 टाइम्स a2। a2 की वैल्यू आपके पास है, लिखिए 12 डिवाइडेड बाई 25 इंटू जी, तो आपके पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू जी, a1 की वैल्यू। तो देखिए सारी वैल्यूज कैलकुलेट होगी, a1 a2 n2, ठीक। सर वो a2 का टर्म बनाते वक्त आपने वो 2 लिखा है बीच में, 2 × 5, वो 2 कहाँ से? कहाँ का बेटा? ये वाला n2/2। नहीं सर, नीचे स्टेप में 2 × 5। ये हाँ अरे cos 53 3/5 होता है ना। हाँ सर, वो समझा, वो 2 अरे कहाँ तो से? ये वाला 2 है, ये वाला 2 है। हाँ सर। हाँ। आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया है। नहीं सर, हाँ करना। सर। तो चलिए फिर, अभी करना है तुमको, कर लो, जल्दी करो। हो गया सर। हो गया? अच्छा, ठीक बात है।